Hello students, class 10th. I was teaching you the rise of nationalism in Europe, the video 11 of the chapter. स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की जो अजीब दास्तां थी, मॉडल ऑफ द नेशंस अगर हम बात करें, नेशन स्टेट की अगर हम राष्ट्र राज्य की बात करें तो इसमें जो राष्ट्र राज्य का जो मॉडल था वो आदर्श हैव आर्ग्यू वो क्या था, जो आदर्श एक हम कहेंगे कि एक राष्ट्र राज्य का जो मॉडल था वो किसकी देन थी, किसको मानते थे हम, ग्रेट ब्रिटेन को मानते थे। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का जो निर्माण था वो क्या हुआ, वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन, वो अचानक ही नहीं हुई, अथल पुथल का परिणाम नहीं था, कह रहा है वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि एक सडन तेजी से आए अचानक परिवर्तन के उथल पुथल की क्रांति का प्रारंभ, देखिए एकदम से वहाँ क्रांति हो गई और एकदम से वहाँ पर राष्ट्र राज्य का सपना देखने लगे राष्ट्रवादी लोग, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि वहाँ पर एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। It was a result of long drawn process. There was no British nation prior to 18th century. हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले कोई ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था। There was no British nation. 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटानी राज्य नहीं था। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones. बल्कि ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग थे, जो रहते थे यहाँ पे, जो आइडेंटिटी यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो ब्रिटिश में रहते थे, आइजिल्स वर एथनिक वन, यानी कि वो एक एथनिक थे, यानी निर्जातीय थे। निर्जातीय मतलब होता है एक साझा नस्ली जनजाति के लोग जिनकी संस्कृति और जो उनका बैकग्राउंड जो होता है जिससे उनकी एक खास पहचान होती है, उनको एथनिक ग्रुप्स बोलते हैं। सच एज इंग्लिश जो थे और जो वेल्स थे, जो जातीय समूह में सांस्कृतिक और उनकी अपनी जो परंपराएं थी, ओन कल्चरल था, और जो पॉलिटिकल इनके ट्रेडिशन थे, राजनीतिक जो परंपराएं देखने को मिलती थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेट, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं आंग्ला राष्ट्र की धन दौलत, जो इंग्लिश नेशन था स्टेडली ग्रू वेल्थ, जो आंग्ला राष्ट्र हम कहेंगे अंग्रेजी राष्ट्र स्टेडली ग्रू, उनकी जैसे संपत्ति बढ़ी, धन दौलत, इम्पोर्टेंस बढ़ी, उनकी अहमियत बढ़ी और सत्ता में साझे जो पावर बढ़ी उनकी। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इज इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में किस तरीके से जैसे जैसे उनके पास संपत्ति आने लगी, उनकी सत्ता बढ़ी, प्रभुत्व बढ़ने लगा, तो उस समय क्या हुआ, इंग्लिश जो पार्लियामेंट्स थी, जो अंग्रेजी पार्लियामेंट्स जो थी, इसमें आंग्ला जो संसद थी, विच हैज सीज्ड पावर, इसने क्या किया था, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर ऑफ मोनार्च, जिसने पावर को क्या किया था, सीज्ड कर दिया था, यानी कि राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। आंग्ला संसद ने 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने मोनार्ची से पावर छीन ली थी। एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज इंस्ट्रूमेंट डो विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एंड सेंटर केम टू फॉर। इसका अर्थ है कि जिस तरह से संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था संसद के माध्यम से, तो फिर जिसमें का जो केंद्र था इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का गठन हो गया था। इट मीन्स अगर हम देखें इसमें, अगर हम बात करें जो सभी एथनिक ग्रुप थे यहाँ पर, अगर हम बात करें उनकी अपनी ओन संस्कृति थी, अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, लेकिन जो इंग्लिश नेशंस थे, अंग्रेजी जो राष्ट्र थे, राष्ट्र राज्य का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया, ग्री वेल्थ इम्पोर्टेंस एंड पावर, तो इनका और क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट विच इस तरह से इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड, उनका प्रभाव पड़ा अन्य राष्ट्रों पर, अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया इंग्लैंड।
तो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन। जिस तरह से इसने अपनी शक्ति बढ़ाई तो अदर द्वीपों के राष्ट्र जो थे, अदर जो देश थे, उनमें अपना प्रभुत्व जमाया। और एक लंबा टकराव हुआ। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज पावर फ्रॉम मोनार्ची 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली गई। एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट दो विच ए नेशन स्टेट। और इस तरीके से इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी विच हैज सीज पावर मोनार्ची और एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रूमेंट दो नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ इंग्लैंड के साथ। एंड इट्स सेंटर केम टू बी होग्ड। और इस तरीके से जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था। एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन को किसमें बदल दिया, एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके परिणाम से जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ 1707 में, इसके फलस्वरूप एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस। इसका अर्थ ये था कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने क्या किया, एक प्रभाव डाला। इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल, इंग्लैंड क्या था, समर्थ था व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। उसने किस पर अपना प्रभुत्व जमाया, स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमाने में वो सक्सेस रहा। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटानी पार्लियामेंट थी, अगर हम बात करें इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ला सदस्य जो थे, इट मीन्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैंस वो डोमिनेट बाय इंग्लिश मेंबर। जो आंग्ला जो सदस्य थे उनका प्रभुत्व जारी रहा वहाँ पर। अगर हम बात करें द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, अगर हम बात करें कि जो ब्रिटानी पहचान जो थी, मीन स्कॉटलैंड डिस्टेंसिव कल्चर, वो क्या थी, इसकी ब्रिटेन की पहचान का अर्थ ये था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति। इट मीन्स स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, एक खास तरह की संस्कृति। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और एक राजनीतिक संस्थान जो सिस्टमेटिकली सप्रेस किया, योजनाबद्ध तरीकों से जिन्हें दबाया गया था। यानी स्कॉटलैंड की संस्कृति को बता रहा था। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड स्कॉटिश आइलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। जो कैथोलिक क्लैंस थे, इस तरीके से जो स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी थे, जिन कैथोलिक कुलों ने इनहेबिटेड स्कॉटिश आइलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, उन्होंने क्या किया, स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी जो थे, यानी कैथोलिक क्लैंस जो थे, यानी कि मैं कहना चाहूँगा स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी कैथोलिक क्लैंस जो स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी थे, सफर्ड टेरिबल, उन्होंने क्या किया, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। इनमें कैथोलिक क्लास इनहेबिटेड सफर्ड टेरिबल, उन्हें एक भी भयानक रूप से उनको दमन का सामना करना पड़ा। व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू एसर्ट देयर, जब कभी उन्होंने अपनी आज़ादी का बिगुल फूका, अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा, तो हमेशा से उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से उन्हें दबाया गया, कुचला गया, उनको दमन किया गया उनका। स्कॉटिश आइलैंडर्स जो थे, स्कॉटिश के आइलैंड्स के लोग, फॉरबिडन टू स्पीक दियर गैलिक लैंग्वेज, उनको अपनी ही जो गैलिक उनकी भाषा थी उनको बोलने से मना किया गया था। एंड वियर दियर नेशनल ड्रेस, ना वो अपनी भाषा बोल सकते थे गैलिक, और ना अपने राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते, यानी उन्हें राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। वेर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था। फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, आयरलैंड का भी कुछ इसी तरीके का असर हुआ, सिमिलर फेट रहा आयरलैंड में भी, जैसे स्कॉटलैंड में हमने देखा। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, यह देश जो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आयरलैंड था, वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन है, उनके दो धर्मों में बटे हुए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट।
जो इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड, तो जो इंग्लैंड के जो थे अंग्रेजों ने क्या किया, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। यानी कि जो बहुसंख्यक कैथोलिक वर्ग के थे, जहाँ पर प्रभुत्व ज़्यादा था कैथोलिक लोगों का, उन देश में अपना जो उनका प्रभुत्व था, डोमिनेंस था, उनको कम करने में इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी की, क्रिश्चियन के उनकी मदद की। क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो दो गुटों में बटा होता है, एक कैथोलिक में, प्रोटेस्टेंट। तो आयरलैंड में बेसिकली जो पूरा देश था वो कैथोलिकों के द्वारा डोमिनेंस किया गया था, लेकिन इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट वर्ग की मदद की, कहता है इस्टेब्लिश डोमिनेंस। और इस तरीके से बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर, जो कैथोलिक कंट्री था उस पर प्रभुत्व जो था बढ़ाने में सहायता की। जहां पर कैथोलिक वर्ग ज़्यादा थे, तो कैथोलिक वर्ग को डोमिनेंस लार्जली कैथोलिक कंट्री में प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, जो कैथोलिक का रिवॉल्ट था, हम कह सकते हैं ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध एक कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचला गया। इट मीन्स जो कैथोलिकों का विद्रोह था, कैथोलिकों ने जब विद्रोह किया, क्योंकि कैथोलिक तो ज़्यादा थे, वो डोमिनेंस कर रहे थे देश में, पर इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद करके वहाँ पर कैथोलिक लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। इट मीन्स ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से, जो कैथोलिक जो थे वहाँ पर, कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, तो ब्रिटिशों के अगेंस्ट जो डोमिनेंस दमन कर रहे थे, यानी कि विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को, जो कैथोलिक का विद्रोह था उसको निम्रता से कुचला गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फी टोनी, इट मीन्स जो वोल्फ टोन था उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए, जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे उसकी अगुवाई में क्या क्या, आयरलैंड फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। इट मीन्स जो वोल्फ टोन था उसने यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद क्या किया, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। यानी कि आयरलैंड बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया। ये कहता है आयरलैंड वर फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में ब्रिटेन में शामिल हो गया। न्यू ब्रिटिश नेशन वर फॉक दो द फ्रॉक फ्रेग्रेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब जो एक नया ब्रिटिश राष्ट्र था, ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ला संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। अब इस देश में नए ब्रिटेन राष्ट्र में क्या हुआ, सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, तो नई संस्कृति को डोमिनेट किया गया। वहाँ पर जो सिंबल थे न्यू ब्रिटेन के, हम कह सकते हैं नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह, जो ब्रिटेन का झंडा था, यूनियन जैक जिसे बोलते थे, यूनियन नेशनल एंथम जो था वहाँ का राष्ट्रगान, इनको खूब बढ़ावा दिया गया। और वो आगे इंग्लिश भाषा थी। वेर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन। और इस तरीके से पुराने राष्ट्र इस संघ में मादक सहयोगी के रूप में ही रह गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर हम बात करें विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि राष्ट्र की दृश्य जो कल्पना थे, हम विजुलाइज करते हैं अगर किसी राष्ट्र को, किस तरीके से हम विजुलाइज करेंगे किसी कंट्री को, या वी आर गोइंग टू स्टडी, तो किस तरीके से एक राष्ट्र की हम परिकल्पना करते हैं। वाइल इट इज ईजी, अगर हम देखें कि एक शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान होता है। किसी भी शासक को रिप्रेजेंट करना, अगर रूलर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पोर्ट्रेट के रूप में या एक मूर्ति के रूप में, तो काफ़ी आसान है। किसी राजा की मूर्ति बनाई जा सकती है या उसको एक अभिव्यक्त किया जा सकता है चित्र के रूप में, उसका एक चित्र बनाया जा सकता है, पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस फॉर ए नेशन, लेकिन अगर किसी राष्ट्र को, एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, अगर हम किसी राष्ट्र को कहें कि इसको चेहरा देना है तो काफ़ी टफ होगा। आर्टिस्ट इन द 18 एंड 19 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे
फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। राष्ट्र का मानवीकरण करने, इस प्रश्न को हल किया उन्होंने कि कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, यानी मानव रूप प्रदान किया उन्होंने एक राष्ट्र को, पर्सनिफाइंग ए नेशन। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज दे वर ए पर्सन, यानी कि उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो, जैसे हम पेड़ों को एक इंसान की शक्ल देते हैं। नेशंस इफ इट वेर ए पर्सन, नेशन वेर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर। और उसके बाद पहले हमने एक व्यक्ति का वो दिया, यूं चित्र किया जैसे कि वो व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। अगर हम देखें, नेशन वेर देन पोर्ट्रेट, जो नेशन थे उनको फीमेल फिगर में पोर्ट्रेट किया जाता था। फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। लेकिन अगर हम बात करें, राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यानी कि जिस नारी को एक देश का फिगर के रूप में चुना गया, फीमेल फिगर के रूप में, द फीमेल फॉर्म इट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन, नेशन को पर्सनिफाई करने के लिए एक रूप दिया गया था। डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ में उस महिला का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, हम कह सकते हैं। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान का प्रयास था। इन रादर ही सोच टू गिव अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि एक राष्ट्र को एक हम कह सकते हैं ठोस रूप प्रदान करना, एक कंक्रीट फॉर्म, कंक्रीट मतलब जैसे सीमेंट का होता है, एक ठोस रूप प्रदान करना था कंक्रीट फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, यानी कि अमूर्त विचार, अमूर्त जिसकी कोई मूर्त नहीं है, उसको एक हम कह सकते हैं कंक्रीट फॉर्म में एक ठोस रूप प्रदान करना था। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम ए एलिगोरी ऑफ द नेशन। इस तरह से जो नारी की छवि जो थी राष्ट्र का क्या बन गई, एलिगोरी मतलब होता है रूपक, एक रूपक बन गई। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यू विल रिकॉल, आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिगोरी। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय जो कलाकार थे फ्रेंच, जो आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिगोरी, यानी कि जो न्याय और गणतंत्र जो थे फीमेल एलिगोरी में पोर्ट्रे आइडिया, जो महिला का जो रूप था यानी कि नारी रूप का प्रयोग किया जाता था। इस दौरान कलाकारों ने जो क्या किया, लिबर्टी और जस्टिस और रिपब्लिक, न्याय, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपों का प्रयोग किया। यानी कि अगर उन्हें लिबर्टी चाहिए या जस्टिस चाहिए या रिपब्लिक को नेशन रिप्रेजेंट करना है, तो इन तीनों के लिए उस समय कलाकारों ने नारी का रूप चित्रित किया। आइडियल्स वे रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से जो आदर्श को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। जो दीज आइडियल्स वे, जो विचार थे, जो आदर्श थे, वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के द्वारा या सिंबल के द्वारा। एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा, द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द, जो लिबर्टी के हमें स्वतंत्रता का जो प्रतीक था, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब प्रतीक, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था वो क्या था बेटा, रेड कैप, लाल टोपी, याद होगी आपको। ब्रोकन चेन, एक टूटी हुई चेन, कुछ याद आया होगा, टूटी जंजीर, और इंसाफ के आमतौर पर एक महिला और इंसाफ करती हुई, और ब्रोकन चेन वाइल जस्टिस इज, और न्याय की अगर हम बात करें जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, यानी कि ब्लाइंड फोल्डेड आप समझ सकते हैं एक महिला की एक प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, एक प्रतीक के रूप में ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, एक महिला के प्रतीकार रूप में व्यक्त है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए है। ब्लाइंड है जो आंखों में, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों में पट्टी बंधी है जिसकी, और कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, जिसने क्या पकड़ा है, तराजू पकड़ा हुआ है हाथ में, वेटिंग स्केल पकड़ा हुआ है, न्याय की देवी के रूप में। सिमिलर अगर हम फीमेल की बात करें, जो एलिगोरीज थे, नारी के जो रूप थे, एलिगोरीज मतलब होता है रूप, जो नारी के रूप थे, वेर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट, वो आर्टिस्टों के द्वारा इन्वेंट किए गए। आपको रविंद्रनाथ टैगोर याद होंगे हमारे भारत के, उन्होंने भारत माता का जो तस्वीर बनाया था, नहीं भारत को एक तस्वीर, एक माता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। सेम इसी तरह से हम यूरोप के बारे में कह रहे हैं कि यूरोप के कलाकारों ने किस तरह से एक देश को, एक राष्ट्र को एक
चित्र का रूप प्रदान किया, एक चेहरा प्रदान किया गया, और जो काफी टफ था। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन, जो मैरिन, अगर हम बात करें 19वीं सदी में फ्रांस में से लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था। फ्रांस में एक प्रसिद्ध नाम था क्रिश्चियन, जो महिला मारियान, एक बहुत प्रसिद्ध क्रिश्चियन नेम था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। जो जन लोग थे, उनके जन राष्ट्र जो थे, उनके विचारों को रेखांकित किया। और कैरेक्टरिस्ट, जो उसका चरित्र था, उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। जो उनके कैरेक्टरिस्टिक थे वो भी दो जब लिबर्टी और रिपब्लिक थे, स्वतंत्रता और गणतंत्र के। रेड कैप, किस तरह से उन्हें लाल टोपी पहनाई जाती थी, तिरंगा, ट्राइकलर एंड कॉकेट, और कलगी। मारियान की जो प्रतिमाएं थी, स्टैचू ऑफ मारियान were erected in public square to remind the public of the nation's symbols of unity, to pursue them, to identify with it. Marian image were marked on the coin and stamp. ठीक हो गया। ये कहता है जो मारियान की प्रतिमाएं थी वो कहाँ पर लगाई जाती थी, यहाँ पर लिखा है मारियान वेर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, यानी पब्लिक स्क्वायर मतलब सार्वजनिक चौराहों पर, जो जहाँ 4 सड़कें जाती हैं, जहाँ से उनको चौराहा बोलते हैं, तो सार्वजनिक चौराहों पर लगाई जाती थी मारियान की तस्वीर, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल, ये याद कराने के लिए कि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही। जो जनता है, जनता जब भी इस मूर्ति को देखे मारियान की, उन्हें एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में याद आए, पब्लिक ऑफ नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी, एक एकता के रूप में, राष्ट्रीय एकता के रूप में लोगों को याद आए, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लोग उनके तादाद में स्थापित कर सके और क्या कर सकें, एंड परस्यूट डैम टू आइडेंटिफाई विथ, और परस्यूट कर सके, उनको फॉलो कर सके, आइडेंटिफाई विथ इट। मारियान इमेज वेर मार्क ऑन कॉइन, जो मारियान की इमेज थी या तस्वीर जो थी, इमेज जो थी, बेसिकली अगर हम देखें जो उसकी छवि थी वो कहाँ अंकित की गई, सिक्कों और डाक टिकटों में भी अंकित किया गया। टू सिमिलरली जो जर्मनिया थे बिकम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखें, इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का क्या बन गई, रूपक बन गई, रूप बन गई। जो चाक्षुष जो थे, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो थे, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, जर्मेनिया वियर्स क्राउन, जर्मेनिया क्या पहनती थी, वेरी क्राउन, एक मुकुट पहना हुआ था। अब ओक लीव्स, ओक की जो बलूत जो कहते हैं, पत्तों का मुकुट पहना हुआ था, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का जो क्या था, जर्मन ओक स्टैंड में हीरोइज्म, यानी कि बलूत वीरता का, हीरोइज्म का एक प्रतीक माना जाता था, इसलिए जो इसने मुकुट पहना हुआ है यहाँ पर, वो इसी तरह से ओक का पहना हुआ है, ओक लीव्स का, और हाथों में तलवार जिससे दिखाई दे रही है। तो जर्मनिया फिलिप जो दिखाया 1848 में आर्टिस्ट ने एक तस्वीर प्रिपेयर की थी, पेंटिंग इन ऑफ जर्मनिया ऑन ए कॉटन बैनर, यानी कि सूती झंडे पर, जर्मनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया गया, और इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ एसटी पॉल वेयर द फैंक्राफ्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंस इन मार्च 1848। और इस तरह से चूंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद, जहां फ्रैंकफर्ट की संसद बुलाई गई थी, वहीं पर इसे सेंट पॉल चर्च के छत से लटकाया गया था। तो हमें याद होगा इसके बारे में। और इस तरह से एक पोस्टेज दिखाया गया है, पोस्टेज यानी जो डाक टिकट है, विद द फिगर ऑफ मारियाना का चित्र दिखाया गया, डाक टिकटों में अंकित होता था। हमने खास बात पढ़ी है कि जो मारियाना का जो इमेज था, जो इसका प्रतिरूप था, वो टिकटों में और सिक्कों में हुआ करता था, जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको पता चला कि किस तरह से एक महिला को किस तरह से एक राष्ट्र का रूप, तस्वीर चेहरा दिया गया राष्ट्र के रूप में, और किस तरह से लाल टोपियां और ट्राई कलर थे, और अलग तरह की जो प्रतिमाएं थी मारियाना की। मारियाना फाइनली क्या हुई, जर्मन के राष्ट्र में एक एलिगोरी के रूप में जानी गई। आई हैव यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।